तो चलिए आज सोफी की दुनिया के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक 14 साल की लड़की को देखते ही देखते एक दार्शनिक बना देती है। और हम ये देखेंगे कि कैसे बस कुछ सवाल पूछने भर से ज्ञान के न जाने कितने दरवाजे खुल जाते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है। सोफी स्कूल से घर लौट रही है और उसे एक खत मिलता है। उस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं है। बस यहीं से उसकी एकदम साधारण सी जिंदगी एक बहुत ही असाधारण सफर में बदल जाती है। उस खत में पता है क्या लिखा था? सिर्फ 3 शब्द, तुम कौन हो। शुरू शुरू में तो सोफी को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ये सवाल उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। क्या हम सिर्फ वही हैं जो हमें बताया जाता है, एक स्टूडेंट, एक बेटी, या फिर हमारी पहचान इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है? तो इस सफर की शुरुआत किसी जवाब से नहीं होती, बल्कि 2 सीधे साधे सवालों से होती है। और यही सवाल सोफी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। और यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि दर्शन की जड़ें हमेशा आश्चर्य में, यानी कि हैरान होने की हमारी क्षमता में होती हैं। अच्छा, एक दार्शनिक बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हैरान होने की क्षमता। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो पहली बार किसी जादूगर को टोपी से खरगोश निकालते हुए देखता है और एकदम दंग रह जाता है। बड़े होते होते हम सूरज के उगने जैसी रोजमर्रा की चीजों पर हैरान होना भूल जाते हैं। एक सच्चा दार्शनिक असल में वही है जो इस दुनिया को हर दिन नई नजरों से देख सके। अब सोफी की ये यात्रा हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब इंसानों ने सिर्फ कहानियों से आगे बढ़कर तर्क के आधार पर दुनिया को समझना शुरू किया था। यहाँ हम सोच के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ मिथक थे जहाँ बिजली कड़कने का मतलब था कि देवता थॉर का हथौड़ा चल रहा है, और दूसरी तरफ थे शुरुआती दार्शनिक जो पूछ रहे थे, नहीं एक मिनट, ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। इस खोज में थेल्स ने कहा सब कुछ पानी है, किसी और ने कहा नहीं, हवा है। फिर आई डेमोक्रिटस और उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया कि हर चीज छोटे छोटे कभी न टूटने वाले कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम यानी परमाणु कहा। ये एक ऐसा विचार था जो आने वाले हजारों सालों तक विज्ञान को प्रभावित करने वाला था। अब हम यूनानी दर्शन के स्वर्ण युग में पहुंचते हैं, एथेंस शहर। यहाँ 3 ऐसे महान विचारकों ने पश्चिमी सोच की नींव रखी जिनकी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुकरात की। पता है, उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी। उनका काम था बस बाजार में घूमना और लोगों से सवाल पूछना ताकि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। लेकिन उनका ये तरीका इतना असरदार था कि उस समय के शासकों को उनसे डर लगने लगा और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुकरात के बाद आए उनके शिष्य प्लेटो। उनका मानना था कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये असली है ही नहीं, ये तो बस एक आदर्श दुनिया की परछाई मात्र है। उनकी गुफा वाली मशहूर कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी असलियत भी बस परछाइयों का एक खेल है। और फिर प्लेटो के छात्र अरस्तु ने दर्शन को वापस जमीन पर उतारा। उनका कहना था कि सच्चाई किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उन्होंने जीव जंतुओं और पौधों का अध्ययन किया और चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांटकर तर्कशास्त्र की नींव रखी। यूनान का स्वर्ण युग तो खत्म हो गया, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। ये विचार सदियों तक जिंदा रहे, बदलते रहे और फिर एक नए रूप में सामने आए जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन हमें 1000 साल के लंबे सफर पर ले जाती है। हेलेनिज्म के दौर में सवाल ये था कि एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएं। फिर मध्य युग में आस्था और तर्क के बीच एक पुल बनाने की कोशिश हुई, और फिर आया पुनर्जागरण जिसने इंसान को एक बार फिर इस ब्रह्मांड के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और अब हम आधुनिक दर्शन की ओर एक जबरदस्त मोड़ देखते हैं जो हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहरे संदेह से शुरू होता है। यहाँ से दार्शनिकों ने सचमुच सब कुछ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और अब आते हैं रेने देकार्त, जिन्होंने शक को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनका मिशन था हर चीज पर शक करो, तब तक शक करो जब तक कोई ऐसी एक चीज न मिल जाए जिस पर शक करना नामुमकिन हो। और आखिर में देकार्त को वो चीज मिल ही गई
देखिए, वो इस बात पे शक कर सकते थे कि ये दुनिया असली है या नहीं, लेकिन वो इस बात पे शक नहीं कर सकते थे कि वो खुद शक कर रहे हैं। और अगर वो सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व है। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सोफी को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो उसके लिए है ही नहीं, बल्कि एक हिल्डे नाम की किसी लड़की के लिए है। अचानक सोफी की अपनी दुनिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। अब दर्शन सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये उसकी अपनी जिंदगी का सवाल बन गया है। ये सवाल हमें सीधा वापस प्लेटो की गुफा में ले जाता है। क्या सोफी की पूरी दुनिया, उसका घर, उसके दोस्त, सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है, किसी और के दिमाग की उपज? ये अब सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, ये सोफी के वजूद का सवाल है। चलिए, अब कहानी के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं, जहां दर्शन और सोफी का अपना अस्तित्व आपस में टकराते हैं। अब उसकी लड़ाई सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की आज़ादी के लिए है। और यहाँ है वो अंतिम खुलासा। सोफी और उसके टीचर अल्बर्टो असल में एक किताब के किरदार हैं। एक मेजर अपनी बेटी हिल्डे के लिए ये किताब लिख रहा है। उनकी दुनिया, उनके सवाल, उनका पूरा अस्तित्व, सब कुछ एक कहानी का हिस्सा है। लेकिन सोफी हार नहीं मानती। वो अपने दार्शनिक ज्ञान का इस्तेमाल अपने ही लेखक के खिलाफ करती है। वो और एल्बर्टो अब सिर्फ कठपुतली बने रहने से इनकार कर देते हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, इस कहानी के बंधन से आज़ाद होना। और वो हमारी इस दुनिया में नहीं भागते, वो विचारों और कल्पना की एक बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां सोच ही असलियत है। ये हमें दिखाता है कि विचारों की अपनी एक अलग ही शक्तिशाली दुनिया होती है। आखिर में सोफी की दुनिया हमें बस यही सिखाती है कि दर्शन सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई विषय नहीं है। ये खुद को आज़ाद करने और अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है। सवाल पूछकर और सोचकर हम सिर्फ दुनिया को समझते नहीं हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। सोफी की यात्रा तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन शायद हम सब की अब शुरू हो रही है। ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर दार्शनिक सफ़र की शुरुआत हैरान होने से होती है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा पहला सवाल क्या होगा।